धर्म सुधार आंदोलन एवं ऑक्सबर्ग की संधि। लूथर के प्रभाव के परिणाम स्वरूप 1555 ईस्वी में फर्डिनेंड द्वारा प्रोटेस्टेंट लोगों से एक समझौता हुआ। प्रत्येक शासक को अपनी प्रजा का धर्म चुनने का अधिकार दिया गया, लेकिन इस संधि की सीमा यह थी कि जनता को अपने शासक का निर्णय मानना था। लूथरवाद के अतिरिक्त अन्य किसी बात को मान्यता नहीं दी गई। प्रोटेस्टेंट बनने पर कैथोलिक बिशपों को पद से हटा दिया गया। प्रोटेस्टेंट धर्म उत्तरी जर्मन राज्यों, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और बाल्टिक राज्यों में तेजी से फैल गया। जेनेवा प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। धर्म सुधार आंदोलन के समय कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए। उनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं: हल्ड्रिच ज्विंगवली। जिस समय जर्मनी में लूथर का उदय हुआ, उसी समय इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में ज्विंगवली नामक सुधारक का आविर्भाव हुआ। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का तीसरा गुट ज्यूगलवादी था। यह धार्मिक आंदोलन हल्ड्रिच ज्विंगवली, जिसका समय 1483 से 1531 ईस्वी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, यह मूलतः जर्मन का था, लेकिन उसने अपना कार्यक्षेत्र जॉन कैल्विन की ही तरह ज्यूरिख अर्थात स्विट्जरलैंड को बनाया था तथा अपने धर्म सुधार संबंधी कार्यों को वहीं पर संगठित किया था। जुगलवादियों के धार्मिक सिद्धांत मार्टिन लूथर की तुलना में अधिक अतिवादी थे। धर्म के क्षेत्र में ज्विंगली ने उपवास का विरोध किया तथा पादरी को ब्रह्मचर्य और संतों की पूजा को गलत बताया। उसने बाइबल की सर्वोच्च सत्ता पर बल दिया, अर्थात सबसे उच्च स्थान बाइबल का था। 1531 ईस्वी में गृह युद्ध के दौरान कैथोलिकों द्वारा ज्विंगली की हत्या कर दी गई थी। अन्य में जॉन कैल्विन। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना में लूथर के बाद जॉन कैल्विन का नाम आता है। यदि धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय लूथर को जाता है, तो कैल्विन पहला सुधारक था जो एक ऐसा पवित्र संप्रदाय स्थापित करना चाहता था जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ख्याति प्राप्त हो। जॉन कैल्विन का जन्म 1509 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। उसके पिता एक वकील और नोयो के बिशप के सचिव थे। उसने पेरिस विश्वविद्यालय में धर्म और साहित्य का गहरा अध्ययन किया। लूथर के विचारों को पढ़कर 24 वर्ष की उम्र में उसने प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया था। उसने चर्च के से संबंध समाप्त कर लिया। फ्रांस के रोमन कैथोलिक चर्च और फ्रांस की सरकार के क्रोध से बचने के लिए वह फ्रांस छोड़कर स्विट्जरलैंड चला गया था। कैल्विनवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार सबसे अधिक पश्चिमी यूरोप में हुआ। उसने ईसाई धर्म की संस्थाएं द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन 1536 में नामक पुस्तक की रचना 1536 में की थी। यह धार्मिक पुस्तक बाद में प्रोटेस्टेंटवाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ बन गई थी। इसी पुस्तक के कारण वह टीकाकारों में सबसे अधिक बुद्धिमान तथा बाइबल का सर्वाधिक कुशल भाष्यकार और सबसे समझदार एवं न्यायिक आलोचक माना जाता है। कैल्विन के सिद्धांतों का आधार ईश्वर की इच्छा की सर्वोच्चता है। उसका मानना था कि ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, इसलिए मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती है न ही आस्था से। कैल्विन तत्कालीन पूंजीवादी विकास का समर्थक था। कैल्विन ने बताया कि ब्याज लेना उचित है, किंतु उसे एक निश्चित सरकारी सीमा से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए तथा यदि सीमा निश्चित हो तो गरीबों को मुफ्त में कर्ज देना चाहिए। व्यापार में लाभ को वह उचित समझता था। इन विचारों के कारण कैल्विन को व्यापारी वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। प्रमुख प्रारंभिक प्रोटेस्टेंट समूहों में कैल्विन को सबसे अधिक उत्साही माना जाता था। जहाँ कहीं भी कैल्विनवादियों का प्रचार हुआ, वहाँ उसने मध्यम वर्ग, जनतंत्र और सार्वजनिक शिक्षा के विकास में भी योगदान दिया। यूरोपीय देशों में धर्म सुधार आंदोलन की जो प्रगति हुई वो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्र में हुई, या कह सकते हैं अलग अलग उनकी परिस्थितियाँ रही है। तो विभिन्न यूरोपीय देशों में
धर्म सुधार आंदोलन की क्या परिस्थितियाँ रही वह इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जर्मनी को ले हम, तो जर्मनी वस्तुतः कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य सबसे भीषण धर्म युद्ध जर्मनी में ही हुआ था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जर्मनी से ही हुई। प्रतिक्रिया स्वरूप स्पेन और फ्रांस जैसे कैथोलिक देशों ने इस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन जर्मन राज्यों ने फ्रांस के साथ मिलकर स्मॉल कॉर्ड लीग ऑफ स्मॉल कॉर्ड की स्थापना की और स्पेन के सम्राट चार्ल्स पंचम के विरुद्ध 1546 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया। 9 वर्ष तक चले इस खूनी गृह युद्ध के पश्चात अंततः दोनों पक्षों में समझौता होता है तथा ऑक्सबर्ग की संधि 1555 ईस्वी के द्वारा शांति की स्थापना की जाती है। इस संधि के द्वारा 300 से भी अधिक जर्मन शासकों को अपने पसंद का धर्म अपनाने की छूट दी गई। इस संधि की सीमा यह थी कि जनता को अपने शासक का निर्णय मानना था, किंतु इस संधि से जर्मनी में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। जर्मन राज्यों के धार्मिक मुद्दे पर जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसकी अभिव्यक्ति 30 वर्षीय युद्ध अर्थात 1618 से 1648 ईस्वी में हुई। इस युद्ध में जर्मन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें यूरोप के अन्य प्रमुख राज्यों ने भी हिस्सा लिया था। इसका विधिवत अंत वेस्टफैलिया की संधि 1848 के द्वारा हुआ। इस युद्ध का जर्मनी में कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला, लेकिन दूसरी ओर इससे जर्मन राज्यों की समृद्धि अवश्य नष्ट हो गई थी। अनिश्चित परिणाम के बावजूद भी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों का वर्चस्व बना रहा था। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय चेतना का उदय हो चुका था। यहाँ प्रोटेस्टेंट संप्रदाय लोकप्रिय होता जा रहा था। दूसरी ओर यहाँ के अनेक नगरों में व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ तीव्र हो चुकी थी। इसका सहज और स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि नवोदित पूंजीपति वर्ग की महत्वाकांक्षाएं रोमन कैथोलिक चर्च के आदर्शों से टकराने लगी थी। यही वजह है कि यहाँ भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन लोकप्रिय हुआ, जो कि कैल्विन और ज्विंगली के नेतृत्व में हुआ। स्विट्जरलैंड में इस आंदोलन के कारण ऑस्ट्रिया पर यह दबाव डाला जाने लगा कि इस देश को स्वतंत्रता दी जाए। इस दबाव के कारण ऑस्ट्रिया के सम्राट मैक्सिमिलियन को इसे स्वतंत्र करना पड़ा और इस प्रकार स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की विजय हुई। स्पेन प्रोटेस्टेंट आंदोलन को सबसे अधिक विरोध का सामना स्पेन में करना पड़ा। स्पेन के सम्राट कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे और वे किसी भी परिस्थिति में इसकी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। 16वीं सदी में स्पेन विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति माना जाता था। सम्राट चार्ल्स पंचम के दबाव के कारण ही हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैथरीन से तलाक नहीं मिल पाया। आगे चलकर उसके पुत्र फिलिप द्वितीय, जिसका समय 1556 से 1598 ईस्वी था, ने कैथोलिक व्यवस्था को पुनर्जीवित या पुनर्स्थापित करने के लिए सैनिक शक्ति का सहारा लिया। उसने नीदरलैंड और फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की और कैथोलिक संप्रदाय को पुनः स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। उसकी नीति जहां स्पेन और फ्रांस में सफल रही, वहीं नीदरलैंड और इंग्लैंड में असफल रही। नीदरलैंड स्पेन शासक के विरुद्ध नीदरलैंड के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण धार्मिक था। उत्तरी नीदरलैंड में जहां रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव था, वहीं दक्षिणी नीदरलैंड में कैल्विनवाद का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा था। नीदरलैंड के 400 प्रमुख कुलीनों ने जब अपनी मांग स्पेन के सम्राट फिलिप द्वितीय के समक्ष रखी, तो सम्राट ने न केवल उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया, बल्कि प्रोटेस्टेंटों के दमन के लिए एक सेना भी भेजी। अगले 6 वर्षों तक यह संघर्ष चलता रहा, जिसमें हजारों डच मारे गए। विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में डचों ने स्पेन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इस विद्रोह में उसकी हत्या कर दी गई, जिसके पश्चात दोनों पक्षों के बीच 1609 ईस्वी में समझौते द्वारा युद्ध रोक दिया गया। अंततः 1648 ईस्वी में स्पेन ने डचों अर्थात नीदरलैंड को पूर्ण स्वतंत्रता और मान्यता दे दी। 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की तरह डचों का स्वतंत्रता संग्राम भी साहस और शौर्य से भरा हुआ है। इंग्लैंड ब्रिटेन के सम्राट हेनरी
अष्टम और एडवर्ड सिक्स्थ ने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। हेनरी अष्टम का समय 1509 से 1547 ईस्वी के था। उसके निर्देश पर ब्रिटिश संसद ने सर्वोच्चता अधिनियम द एक्ट ऑफ सुपरमेसी पारित किया, जिसके अनुसार इंग्लैंड के शासक को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया गया। अब पोप इंग्लिश चर्च का प्रधान नहीं रहा। रोमन चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया गया और मठों की संपत्ति जब्त कर ली गई। क्रेमन को कैंटरबरी का बिशप बनाया गया, जिसने कैथरीन के साथ हेनरी अष्टम के विवाह को गैर कानूनी घोषित किया। शासक हेनरी अष्टम ने एन बोलेन के साथ विवाह किया। वास्तव में वह रोम से पृथक होकर इंग्लैंड का स्वतंत्र कैथोलिक चर्च बनाए रखना चाहता था। उसके समय से आंग्ल चर्च न तो पूरी तरह कैथोलिक रह सका और न ही प्रोटेस्टेंट। हेनरी अष्टम के उत्तराधिकारी एडवर्ड सिक्स्थ, जिसका समय 1547 से 1553 ईस्वी था, के शासनकाल में आंग्ल चर्च प्रोटेस्टेंट बन गया। क्रेमर ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 1549 ईस्वी में प्रकाशित करवाई और 42 सिद्धांतों की घोषणा की। इनमें प्रोटेस्टेंट और कुछ हद तक कैल्विनवादी विचारों को स्थापित किया गया। एडवर्ड सिक्स्थ की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी, जिससे प्रोटेस्टेंट सुधार की नीति को बड़ा आघात पहुंचा। एडवर्ड सिक्स्थ की उत्तराधिकारी मैरी ट्यूडर, जिसका समय 1553 से 1558 ईस्वी था, बनी, जो हेनरी अष्टम और कैथरीन की पुत्री थी। वह अपनी माँ की तरह कट्टर कैथोलिक थी। उसने अपने दो पूर्ववर्ती शासकों के कार्यों को पूरी तरह नकारते हुए संसद को अपने द्वारा पास किए गए कानून को बदलने के लिए बाध्य किया। नए कानूनों के कारण उसे खूनी मेरी कहा गया। अपनी कैथोलिक प्रवृत्तियों को पुष्ट करने के लिए उसने उस समय के सबसे कट्टर कैथोलिक समर्थक शासक स्पेन के फिलिप द्वितीय 1556 से 1558 ईस्वी के साथ विवाह कर लिया था। इंग्लैंड के लोगों ने इस विवाह का भारी विरोध किया। शीघ्र ही मेरी की निसंतान मृत्यु हो गई थी।